चलो भाई, दिख रहा है इसमें सही? दिख रहा है? नहीं, इसमें दिख रहा है क्या? चलो कोई, सब कुछ दिख रहा होगा इसमें। अब ठीक है, चलो तो जो भी नए बच्चे आए हैं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, अब भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और थोड़ा लेट आते तो फिर परेशानी आती। ठीक है, अभी जुलाई अगस्त चल रहा है शायद है। हाँ, अगस्त का फर्स्ट वीक ही अभी, तो पेपर के काफी दिन अपने जनवरी में लगेंगे, तब तक अपन एक बार रिवीजन में ले लेंगे चैप्टरों को। ठीक है, कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? एमपीएस, हाँ बेटा, केशव विद्यापीठ, हाँ हाँ वो यही तो है। अच्छा, इधर अलग है क्या? चलो कोई ना, जहाँ से भी आए हो अच्छी बात है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। क्या चल रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो आए थे परसों, कल ही आए थे, कल वालों को तो अपने पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, एक होता है विदाउट लिमिट और एक होता है विद लिमिट। तो मैं आपको एक बार विद लिमिट वाला करके बताता हूँ, ठीक है? तो एक बार आप समझेंगे। मैंने कहा था कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भैया? प्रोडक्ट बनता है, यही बनता है क्या? कभी भी कोई भी रिएक्टेंट होगा उससे क्या बनेगा भैया? प्रोडक्ट बनेगा। जब अपन ने कहा कि मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन यदि रेट हो जाएगी तो उसे क्या बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आगे बात समझ में? मतलब रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1, यही आएगा। अब मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना पड़े, अपना इंग्लिश मीडियम है ना, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना पड़े तो उस कैसे लिखेंगे बताओ? डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर डैश, यही आएगा। ठीक है, अब मुझे रीअरेंज कर दूं इसको, तो बताओ, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी, यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिमिट पुट कर दूंगा। लोअर लिमिट मैंने रख दिया भैया आर नॉट से, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है आर तक। कहां तक करना है? आर तक। ठीक है, और मैंने यहाँ जो टाइम है 0 से लेकर रख दिया टी तक। कहां तक रख दिया? 0 से लेकर टी तक, क्योंकि रिएक्शन जो स्टार्ट होगी, जैसे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भैया मैंने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, ये कितना रही होगी? 0। टी बराबर टी टाइम पर ए माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना बना? एक्स बना, यही है, तभी तो काम होगा। अब मैंने क्या रख दिया? लिमिट रख दी इसके अंदर। क्या रख दी बेटा? लिमिट। अब मेरे को आप बताओगे कि जो 1 अपॉन आर और डी आर, अगर इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो भैया आता है एल एन आर। क्या आता है? एल एन आर, ये आता है। तो बताओ, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और कहां तक कर रहे हैं अपन? आर से ले, आर नोट से लेके आर तक कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद में यहां के बाहर निकल जाएगा, और dt का कंसंट्रेशन कहां तक कर रहे हैं बताओ? मतलब kt dt का करोगे तो क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, और 0 से लेके कहां रख रहे हैं? t तक। आगे बात समझ में? जब भी अपन समाकलन करते हैं तो अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं? लोअर लिमिट, यही करते हैं। बताओ भाई, अपर लिमिट क्या है? बोलो। तो एल एन आर माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या आ गया? एल एन आर नोट। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, के और इसकी जगह टी की जगह टी, और एक मार्क 0 रखोगे तो 0 का कोई मतलब है ही नहीं। तो क्या यही फॉर्मूला अपन ने निकाला था कि नहीं निकाला था? बोलो भाई, यही निकाला था। तो ये हो गया विद लिमिट। क्या हो गया? विद लिमिट। अब इसके अंदर आपको आई नहीं दिखेगा कहीं। क्या नहीं दिखेगा? आई।
जो अपन कांस्टेंट बना रहे थे ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो नहीं दिखेगा। विदाउट लिमिट में आपको आई लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये आया समझ में कुछ? तो ये इस तरीके से करते हैं। तो दोनों तरीके अपने काम के, लेकिन आपके कॉपी में वो दे रखा है तो आप उस तरीके से कर लो। बाकी दोनों तरीके से करोगे तो कोई भी गलत नहीं है। अब आप समझोगे। अपन बात कर रहे थे लास्ट में, अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था बताओ? कि 2.303 T log R0 अपॉन R, ये कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। यही फॉर्मूला निकाला था। इससे पहले वाला फॉर्मूला बोल दो मेरे को। ln R इक्वल टू ln R0 माइनस KT, ये था क्या? एक फॉर्मूला ये भी तो निकलवाया था मैंने शायद पहले इंटीग्रेशन में। तो इधर R होगा, फिर R0 नहीं होगा, R होगा वो। किसके में? ln R0 इधर था। कैसे कर लो भाई, प्लस माइनस इधर से इधर जाने पर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो आप लिख रहे थे ना इधर, वो ln R था। कौन था? ln R था। उसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। अब क्यों लिखा है ये मैंने? क्योंकि मुझे खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है बेटा? ग्राफ। तो समझो, ग्राफ की बात करेंगे अपन। बताओ, ये तो है y पर और ये मेरे को लेना है x पर। ये है इसका m और ये क्या है? c। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब भी कोई ग्राफ में आपको इक्वेशन दिखे तो y इक्वल टू क्या कर लोगे? mx प्लस c। अब mx प्लस c के अंदर रखोगे तो बताओ भाई, ये ग्राफ आएगा। और क्या लेना है y पर? ln R, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये बढ़ते हुए। इसके बाद में इस पर क्या लेना है? समय लेना है t। ठीक है, अब बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? ln R आ रहा है, तो ये आ गया ln कंसंट्रेशन ऑफ R0, ये आ गया। इसके बाद में जो इसका स्लोप आएगा वो घटता हुआ आएगा क्योंकि माइनस है ये, तो स्लोप क्या आ गया? ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? और स्लोप क्या है इसका? यहाँ माइनस का k है या नहीं है? बना लो। इसके पहले वाला तो कल करा दिया, उसको मत लिखो हम। दिख नहीं रहा तुम्हें? फोन में देख लो तो। अभी इसमें कैमरे लगवाएंगे 2-4-5 दिन में, ऊपर लगवा देना, फिर रिकॉर्ड हो जाएंगे क्लास से।
लिख लिया बेटा। अब देखो एक ग्राफ तो ये हो गया, आज थोड़ा तो मैं कम समझ में आएगा क्योंकि बीच में चल रहा है मामला। एक ग्राफ तो ये हो गया। अब यदि मुझे दूसरा ग्राफ यहां खींचना पड़े, यहां कहां खींचना पड़े, यहां, आ रही बात समझ में? तो बताओ क्या मैं यहां लिख दूं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल क्या के टी अपॉन 2.303 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बोलो भाई। ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो एक डिवाइड में चला गया इधर जाके। अब मुझे फिर इस ग्राफ को कहाँ खींचना है भैया? वही हमारे पास तो ले देगा कौन है, ये तो बाई है। बोलो ये क्या है मेरे पास x, और ये बचा हुआ क्या है m, है या नहीं है? और जब इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो जीरो मान लो भैया, और जीरो क्या है यहाँ इंटरसेप्ट है या नहीं है? बोलो मानने में क्या जाता है, यही है। चलो आगे बढ़ाएं बात को। अपन ने क्या लिया है बताओ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, यही है। ये तो अपन ने लिया बाई एक्सिस पर। इधर क्या लिया है अपन ने, समय। आप सोच रहे होंगे सर आप समय और यही ले रहे हो, के क्यों नहीं ले रहे? वो कांस्टेंट है बेटा, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है। तो बताओ क्या ग्राफ ये आएगा, क्या आएगा, और इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप वो क्या आएगा बताओ, के अपॉन 2.303 आएगा कि नहीं आएगा? और यदि मैं इसे एल एन आर नॉट अपॉन आर लिखता तो क्या के आ जाता है इसका स्लोप, क्योंकि जब एल एन है तो लॉग की वैल्यू रखते नहीं अपन, एल एन के केस में अपन के बाई 2.33 नहीं लिखते, क्या लिखते अपन, ओनली के लिखते। आगे बात समझ में, तो वो भी समझ लो आप। यदि इसकी जगह ग्राफ में बिठा, अगर ये होता एल एन आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, और टी, तो बताओ यहां अगर ग्राफ लिखते तो स्लोप क्या आता है इसका, के, क्या आता के। अब यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 4 ग्राफ बना के दे दिया आपको और पूछेगा इसके अंदर स्लोप क्या है इसका, बनाओ। स्लोप को बोलते हैं ढाल, क्या हो गया, पीछे करना है, लो भैया। फटाफट स्पीड में करें, मेरे को लग रहा है 5:30 बज गए। आज अपन फर्स्ट ऑर्डर को तो कंप्लीट करेंगे एक बार। करें आगे, चलो बनाओ फटाफट। स्लोप का मतलब होता है ढाल। स्लोप को बोलते हैं बेटा ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल। बनाओ फटाफट। लिख लिया, बना लिया, आया समझ में? ये ग्राफ याद करना है आपको। अब जिसको बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला याद है ना, वो कभी भी किसी ग्राफ में अटकेगा ही नहीं, कभी भी नहीं अटकेगा। किसी भी फॉर्मूला आपको मिलेगा उसको याद करना है और उसको बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दो, अपने आप ही आपका ग्राफ बन जाएगा। बोलो ये एल एन में, वो लॉग में। जब लॉग आएगा तो 2.303 आएगा, और जब एल एन आएगा तो 2.303 आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था शायद पहले, एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 लॉग करते हैं कि नहीं करते? आगे बात समझ में? चलो भाई ये लिख लिया आपने सभी ने। अब लिखो
हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब क्या है भैया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ठीक है, समझ गए? काल का मतलब क्या होता है? समय। अगर किसी को बोल देना अपन वैसे ही कि तेरा काल आ रहा है क्या, तो ये वर्ड हिंदी में बहुत बेकार लगता है। ठीक है, और समय एक अच्छा वर्ड है भाई, दोनों का मतलब क्या है? सेम। चलो, मैंने कहा बेटा हाफ लाइफ के अंदर जो टी है वो तो क्या हो जाएगा? टी हाफ। क्या हो जाएगा? टी हाफ। और जो कंसंट्रेशन ऑफ आर है, क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ आर है, ये क्या हो जाएगा? आर नॉट बाई 2। होगा कि नहीं होगा? बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। बोलो, यही तो होता है, समय आधा हो जाता है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? आधा। अब समझना, आपको तो यही फॉर्मूला पता है बस, T बराबर 2.303 डिवाइड बाई के और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। यही फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। 4 बार मैंने लिख दिया, 8 बार तुम लिखोगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर 12 बार में भी नहीं हो रहा ना तो फिर स्थिति कमजोरी है भैया। टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। अब यहाँ 2 लिखूंगा ना, ये 2 होके मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो, यहाँ 2 लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। और आपको पता है कि आर नॉट से आर नॉट कट जाता है जब समान वैल्यू आती है तो बताओ भाई, आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया? कट गया। तो क्या आपका टी हाफ क्या आ गया भैया? बोलो, टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 2 डिवाइड बाई के। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जानते हो log 2 की वैल्यू तो जानते होंगे सभी। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010, यही होती है डिवाइड बाई के। तो बताओ भाई, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये किसका फॉर्मूला है? हाफ लाइफ का। किसका है? हाफ लाइफ का। क्या आपको कोई इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रही है इसके अंदर? बोलो, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से। अगली बात समझ में बना। तो लिख लेंगे इसके लिए नोट डाल लेंगे। नोट, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो भाई, आया समझ में? देखो, टी हाफ का मतलब होता है जैसे आदमी की उम्र कितनी है, 100 साल। कितनी है, 100 साल। अब आदमी मर गया 50 साल का। कितने साल का मर गया, 50 साल का। तो मतलब वो अपनी आधी उम्र जी के मरा है, ठीक है। अब यदि आदमी मर गया 25 साल का, कितने का मर गया, 25 साल का, तो कितनी उम्र जी है उसने, 1/4। अगर पूरी साल की बात करें तो 1/2 का मतलब तो क्या हो गया बेटा, 50 साल। 25 का मर गया तो 1/4 साल ही जिया उसने। इसका मतलब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब समझो, मैं समझा रहा हूं जो। अब बताओ बेटा, यदि कोई आदमी की उम्र 100 साल है और वो 75 साल जी गया, कितने साल, 75 साल, तो 75 का मतलब 3/4 जी गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब रिएक्टेंट की बात करते हैं बेटा, तो रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, उसे ही क्या बोलेंगे अपन, टी हाफ। आगे बात समझ में? तो समय तो आधा हो गया, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी तो कम होगी। अब इस वैल्यू को आपको रखना है इसके अंदर, इसको रखोगे तो ये आ जाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन काफी बार क्वेश्चन पूछ देता है इससे। आपको टी हाफ दे देगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, टी हाफ पूछ लेगा। ये तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि भैया इसके एग्जाम्पल क्या है, तो लिख लो। अब मैं कुछ चीजें आपको नोट डाल के लिखाता हूँ जो आपको याद रखनी है। अब आप काफी बार देखते हैं कि हमें समय दे देता है एक से ज्यादा। क्या देता है, समय। लेकिन हमने देखा कि समय तो हमारे पास एक ही है इसके अंदर, ठीक। तो आपको याद रखना कि जब, जैसे नोट डाल लेना, एफ टाइम T1 एंड T2 गिवन, T2 गिवन। अगर आपको दो समय दे रखे हैं तो आप भैया फॉर्मूला यूज करोगे के 2.303 T2 माइनस T1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। दो समय दे रखे हैं तो समय का आप डिफरेंस निकाल लोगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, जितने भी आपको एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल्स। मेरे को लगता है आपके न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या? जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो सारी किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें, वही यही है। आगे बात समझ में? तो लिख लेंगे, और ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, एक एग्जाम्पल है रेडियम। रेडियम से बनता है बेटा हीलियम प्लस रेडोन। क्या बनता है, रेडोन, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, ठीक है। और रेडियम का कितना होगा बताओ, रेडियम का होता है 88 और 236, ठीक है। अब देखो, 88 में से 2 कम हो गए तो 86 बच गया, और 236 में से 4 कम हो गए तो कितना बचा, 232। क्या है ये रेडियो एक्टिव डिके? अल्फा पार्टिकल निकल गए बाहर, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो ये किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बना लो। देखो,
देखो, सभी रेडियो एक्टिव 6, सभी रेडियो एक्टिव 6 प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अपनाते हैं, अपनाते हैं। चलो लिख लिया, और एग्जांपल करें। चलो और एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको N2O5 का यदि डीकम्पोजिशन कराना है तो क्या बनेगा, इससे बताओ। ये रिएक्शन मैं लिखा चुका हूं आपको, बोलो। यदि N2O5 का डीकम्पोजिशन करें तो क्या 4NO2 प्लस O2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। एक मैंने एग्जांपल और लिखाया था आपको, CH3COOC2H5, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। क्या नाम है, इथाइल एसीटेट। और यदि इसका आप क्या कर दोगे भैया, हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो भी किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी है, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बाकी होगी कौन सी है, इससे बनेगा एक तो CH3COOH प्लस C2H5OH, और इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि देखने में तो अपने को दो ऑर्डर की लग रही है ये, लेकिन मैंने आपको बताया था जो भी रिएजेंट यदि एक्सेस में प्रेजेंट है, अधिक में प्रेजेंट है, तो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता ही नहीं है। आगे बात समझ में बना लो। यूनिट वगैरह तो आपको पता ही है क्या होती है इसकी यूनिट, सेकेंड इनवर्स। चलो लिखो फटाफट। अब नेक्स्ट लाइन डालो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं इसको सेट कर देता हूं इसके अंदर। सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये इसका एग्जाम्पल है। अब समझना है आपको। जब बेटा इसका रेट देखें अपन, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये लिखोगे नहीं लिखोगे, जब पता नहीं है आपको तो उसके हिसाब से जो N आएगी वो कितनी आएगी, 2। क्या आएगी, 2। फिर क्या है एक्चुअल में, बट इन एक्चुअल में इसका जो N आता है वो कितना आता है, 1। कितना आता है बेटा, 1। वास्तविक में, वास्तविकता की बात करें अपन, वास्तविक में बात करें तो कितना आ रहा है, N 1। क्यों आ रहा है, बिकॉज
H2O present in excess, so does not affect rate of reaction. जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या नहीं करेगा बेटा, अफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब अगर इसका रेट निकालें अपन तो R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 और इसकी आ जाएगी 1। तो इसी के रेसेस पर कितने ऑर्डर की हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। आगे बात समझ में बना लो। और H2O के केस में बना लेंगे अपन, कितनी हो जाएगी ये 0। मतलब जो अति होती है ना, अति रेट को अफेक्ट करती ही नहीं है। चलो वो पेपर लाए हो तुम, तुम्हारा लाओ, उसका क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। स्कूल में लगा था ना टेस्ट, मिलाए मेरे को इतना तो याद है, उसका 40% सब लाया हो। लाओ ये बना लिया भैया। पेपर चेक करना पड़ेगा, वो कब हुआ था तुम्हारा टेस्ट। देखो क्योंकि जल आधिक में उपस्थित होता है, आधिक में उपस्थित होता है, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। चलो भाई लिखो, क्वेश्चन लिख लो। द रेट कांस्टेंट क्वेश्चन लिखो। द रेट कांस्टेंट for a first order reaction, is 2.303 into 10 to power minus 2 second inverse. Calculate its half life. एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन और लिखो भाई, टाइम हो गया है पर लिख लो क्वेश्चन में क्या है। चलो इसको सॉल्व कर दूं, पहले समझो सॉल्यूशन। अरे बॉयज इधर देखो भाई, बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, 0.693 डिवाइड बाई के, यही है। अब मेरे को क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। इसका रेट कांस्टेंट का मतलब वेग नियतांक दे रखा है। पहचाना कैसे मैंने, क्योंकि सेकंड इनवर्स यूनिट दे रखी है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। इसकी है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आप जब भी रेट कांस्टेंट की बात करोगे तो रेट कांस्टेंट के अंदर किसको देखोगे, यूनिट को। आगे बात समझ में। आप बताओ भाई यूनिट क्या है,
सेकेंड इनवर्स, तो 0.693 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 10⁻⁻², यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे को इसमें डिवाइड देने में बहुत परेशानी है तो कोई परेशानी का सामना तो हर का है, तो बताओ भाई 0.2303 इंटू 0.3010, ऐसे तो लिख देते अपन इसको, जब भी तो आया है 0.693 के। अब काफी बच्चों ने इसको भाग दिया होगा इससे, लेकिन उनको इसका पहला दिन पते होंगे। जिसको पहला दिन पता है इसका मतलब ये आया कहाँ से, तो इसको ओपन करके लिख लेगा नहीं लिखेगा? अब बताओ, कैलकुलेशन हो गई इजी, 2.303 इंटू 10⁻⁻², यही है। इससे ये कट गई, कट गया। अब कट गया तो हमारा आंसर भी आ गया सही तरीके से, अब कोई परेशानी नहीं है हमें। तो बताओ भाई 0.3010 इंटू 10⁻² हो गया कि ये हो गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 30.10 सेकेंड। ऐसे फटाफट आंसर आते हैं इनके। अब काफी ने इसमें भाग दिया होगा, इसका दिया था। ऐसा करना ही नहीं है, आपको पहले ओपन कर रखा है ना सिस्टम, तो पहले आप यहां से ही कर देते इसको सीधा, ठीक है। तो जब भी मैंने आज तक के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना नीट वगैरह में, हमेशा जब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर या बोर्ड में आते हैं, वो सारे डाटा एक दूसरे से कट रहे होते हैं। कहने का मतलब जब ये आपको दिया था ना 2.303, तो कहने का मतलब है कि टी हाफ में इससे पहले ये आता है वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या, ये है 2.303 इंटू log2, यही तो आता है। और log2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। बोलो भाई कोई परेशानी? ये पढ़ाने थोड़ी देते मेरे को